हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से 2021 के जो ज्योग्राफी की क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में, इसको हम देखने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम 2 साल के यानी कि 2020 और 2021 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें बाकी के 17 से लेके 18 और 19 वाले क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का जो सेपरेशन होता है वो बहुत सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें काफी क्लोज रिलेशन होता है, ज्योग्राफी में भी और इन्वायरमेंट में भी। तो उन क्वेश्चन को भी शामिल यहाँ पर किया गया है जिनको सेपरेट करना मुश्किल है। ओके, अदरवाइज इसमें हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है, जो बिल्कुल आपको देखने से ही लग जाएगा कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो उसको हमने ऐड नहीं किया क्योंकि इन्वायरमेंट को हम अलग से लेंगे। और आप देखेंगे ट्रेंड भी कि इन्वायरमेंट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी के कंपैरिजन में। ज्योग्राफी में जब से हमने एनालिसिस देखा था उसमें हमने देखा था कि करीब 12 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं पिछले 5 साल के हिसाब से। लेकिन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो 12 से भी ज्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ज्योग्राफी का है और कौन सा इन्वायरमेंट का। तो वैसे क्वेश्चन भी हमने ऐड इसमें कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या है, यानी कि इजी क्वेश्चंस है, एवरेज है, या फिर डिफिकल्टी लेवल उसका हाई है या डिफिकल्ट है। तो हम किस बुनियाद पे ये तय करेंगे, यानी कि पैरामीटर हमारे क्या होगा कि किस पैरामीटर पे हमें तय करेंगे कि इजी क्वेश्चंस है, एवरेज है या फिर डिफिकल्ट है। तो इसके कुछ चीजें मैं बता दूं। जो क्वेश्चंस हमारे बेसिक बुक से आते हैं या फिर हमारे स्टैंडर्ड बुक से आते हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, जेसी लेवल हो गया, ये हमारी बेसिक बुक्स हैं। अगर इधर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम इसे एक इजी क्वेश्चन कंपेयर करेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठिन है। ओके, आपने हो सकता है वो बुक्स ना पढ़ी हो, बट ये बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी एंड जेसी लेवल। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको हम इजी की कैटेगरी में रखेंगे और एवरेज की कैटेगरी में हम उन क्वेश्चन को रखेंगे थोड़ा सा जिसमें हमें एप्लीकेशन रखना होगा कॉन्सेप्ट का, तो एवरेज वाले की कैटेगरी में आएंगे। करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लूजन देखने को मिलेगा, तो करंट अफेयर्स को भी हम एवरेज वाली कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि जो नेचर है क्वेश्चंस के, जैसे कि क्रॉप की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जनरली आपसे ट्रेंड पूछा गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कहाँ से, इकोनॉमिक सर्वे से। ओके, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ता कौन है? स्टूडेंट जनरली नहीं पढ़ते हैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे। पढ़ता कौन है? टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे। जनरली स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? समरी पढ़ते हैं, और समरी जो होती है वो समरी ही होती है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, जिसको स्किप कर दिया जाता है। कोई उतना मेहनत नहीं करेगा आपको समरी देने के लिए। ओके, और उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट की समरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो क्वालिटी होती है ना, वो उस तरीके की होती है। तो हम वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे जो कि इकोनॉमिक सर्वे से सॉल्व होते हैं। लेकिन आप किसी भी कोचिंग का इकोनॉमिक सर्वे का समरी पढ़ लीजिए, नहीं सॉल्व होगा। तो इसलिए वो पूरा पढ़ना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बजट हुआ या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब पढ़ना चाहिए खुद। चलिए, ये सारी बातें हो गई, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर जो प्रीलिम्स में है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में, और जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे ना, वो वैसे क्वेश्चंस होंगे कि जो हमारे बेसिक बुक्स में भी अच्छी तरीके से ना दिए गए हों, या फिर हमें पता ना चलता हो कि ये कहाँ से आए हुए हो, अगर हमारी प्रिपरेशन सही है तो। ओके, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है और उसका लगभग हर पेपर में वैसे क्वेश्चन रहता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से आए हुए हैं, तो वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर से हम मेजर करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, किस रीजन से हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर से मेजर करते हैं? अब ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने तो इसका जवाब जो 10वीं क्लास में पढ़ता है वो भी दे सकता है, क्योंकि 9th-10th में लाइट ईयर के बारे में अच्छा खासा पढ़ना है और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो दिस इज, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, सम आपको स्टेलर बॉडीज की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से भी ताल्लुक रखता है। अदरवाइज ये जनरली फिजिक्स की कैटेगरी में आए।
चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि क्यों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स का यूज किया जाता है। डिस्टेंस अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये तो गलत हो गया ना। डिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि जब आप बिग बैंग थ्योरी देखेंगे और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जब पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टेलर बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो उस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस वो चेंज नहीं होती। तो अगेन आप जो कि आपका बुक है फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी इन फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास के एनसीईआरटी, वहां पर भी आप ये पढ़ते हैं। तो सीधा आप ये नहीं पढ़ेंगे लाइट ईयर के बारे में, लेकिन ये पढ़ेंगे कि वहां पर यूनिवर्सल एक्सपैंड हाइपोथेसिस के बारे में है और उसका मतलब है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो चेंज नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ग्रेविटी स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ऐसा भी नहीं है। जो आपके बहुत सारे स्टार्स हैं उनके स्टार्स का एक फेज होता है, ओके, जो पहले वो बनते हैं देन नेचर स्टेट में जाते हैं, फिर उनका डेथ होता है, जिनको ड्वार्फ स्टार्स भी अब कहा जाता है। तो उनकी क्या होती है, ग्रेविटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ साइकिल, और ये हर किसी बॉडी के साथ होता है, हर सेलेस्टियल बॉडी के साथ ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये जो स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में देखिएगा ना, तो वहां पे कुछ आपको एक्सपेरिमेंट टाइप का भी दिखाया गया है कि एक कार्डबोर्ड है, यहाँ से होल है, यहाँ से लाइट गुजारा जाता है और यहाँ पर एक ब्लॉक कर दिया गया, तो लाइट आके यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। तो लाइट ऐसे घूम के नहीं जाती, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक्चुअली आपका सही है, लेकिन अब बात ये है ना कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ये बताना है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर क्यों करते हैं। रीजन ये है आपका, ओके। तो कारण जब आप इस क्वेश्चन से इसका रिलेशन करेंगे ना, तो वैसे तो एक इंडिपेंडेंट तौर पर ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये ऑप्शन रीजन नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक। स्पीड, लाइट की जो स्पीड होगी वो हमेशा बराबर होती है स्पेस में। तो लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर लेते हैं और उसका ही हम यूज करते हैं एज ए यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये रीजन सही से एक्सप्लेन करता है। अदरवाइज तीसरा भी इंडिपेंडेंट तौर पे सही है, लेकिन वो रीजन नहीं है उसका, ओके। तो यहाँ पर ही फोर इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी 10th क्लास तक के बच्चे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, +2 में जो बच्चे होंगे वो भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वेजिटेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये बात करें तो लगभग पूरे 5 साल में 1 से 2 वेजिटेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक 2021 में आपका आया होगा, इसके बारे में देखते हैं। ये बात कर रहा है सवाना वेजिटेशन के बारे में, जहां पर ग्रासलैंड भी होते हैं, स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज भी होती हैं सवाना में, ठीक है, एंड एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज, ठीक है। सवाना में बेसिकली सवाना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ट्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ग्रास का ज्यादा एरिया कवर करता है और जो ट्रीज होता है वो कम एरिया कवर करता है, ठीक है। जैसे भी नॉर्मली आपने ज्योग्राफिकल चैनल देखा होगा, उस पे नेट जियो वगैरह पे देखा होगा, वो अफ्रीका के जंगल्स के बारे में दिखाते हैं ना। तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली सवाना फॉरेस्ट है जहाँ पर ग्रासेस बहुत होती है और ट्रीज की क्वांटिटी कम होती है, कम। तो अब ये कह रहा है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस, ठीक है। तो इन एरिया में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो कुछ रीजंस पे डिपेंड करता है, यानी कि कुछ कारण पे डिपेंड करता है। वो एक कारण हो सकता है, दो, या फिर वो कई सारे कारण का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको एक्चुअली में ये बताना है कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वहां पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है, या फिर फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे कंडीशंस का आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब चूंकि ये एक बात समझिए कि सवाना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सवाना की कैरेक्टरिस्टिक्स ये जनरली आपको सेमी एरिड एरिया होते हैं, ठीक है। सेमी एरिड एरिया होते हैं
आपको रेनफॉल कम पाई जाती है, तो जनरली ऐसे एरिया में टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा और रेनफॉल कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये सामान्य टाइप ऑफ या कोई भी वेजिटेशन जो पढ़ना होना, इस बहुत अच्छा दिया गया है जीसी लीड में। और मैंने पूरा जीसी लीड की पूरी बुक भी कराई हुई है आपको यूट्यूब पे, तो वहां पर देखिएगा तो सवाना के बारे में कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडनल उनका एक्सटेंट क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारा उसमें है। टेम्परेचर रेनफॉल का क्या हिसाब किताब है, सब कुछ है उसमें। तो सवाना में जनरली टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनफॉल कम होता है। तो फॉरेस्ट, कहीं भी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट पे जनरली ये दो ही चीजें जो होती है मैटर करती है, टेम्परेचर एंड रेन। ठीक है, फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में सॉइल वेल का उतना कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसमें यूज नहीं होता है। अब जैसे कि हम कहें एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो बहुत सारे अ, पेड़ होते हैं, बहुत घना जंगल, डेंस जंगल होता है। लेकिन क्या यहाँ की सॉइल ह्यूमस होती है? नहीं। यहाँ की सॉइल में जो ह्यूमस की क्वांटिटी होती है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो कम होती है ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस। इसलिए सॉइल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में। वहां की टेम्परेचर और रेनफॉल का बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक चीज याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस के साथ। ऐसे एरिया में बोरिंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स की बात करें तो ये तो एक अलग तरीके का ऑप्शन हो गया, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ये एनिमल और टर्माइट से कोई मतलब नहीं है फॉरेस्ट के लेना देना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ एनिमल वहां पे पाए जाएंगे और टर्माइट्स होंगे तो वो पूरे फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक को तय करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। फॉरेस्ट तो क्लाइमेट की वजह से होता है, जो भी फॉरेस्ट वहां पर। तो ऑप्शन वन इज द रॉन्ग वन। फायर की बात करें तो जी हाँ, ट्रॉपिकल एरिया होते हैं ये, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सेमी एरिड एरिया होते हैं, रेनफॉल कम होता है, इसकी वजह से वहां पर हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से ऐसे एरिया जो होते हैं ना, वो काफी फायर प्रोन एरिया होते हैं, अपने आप वहां पे आग भी लगने के वहां पर गुंजाइश रहती है। तो एक बार अगर ऐसे एरिया में आग लग गया तो वो बहुत बड़े बड़े पैचेस को खत्म कर देता है फॉरेस्ट के। ओके, so definitely forest fire will control the forest development in Savannah region। ये दूसरा आपका सही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजिंग हर्बीवोरस की। तो ग्रेजिंग हर्बीवोरस जो होते हैं ये भी तय करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो एरिया होता है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर जो हर्बीवोरस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो क्योंकि जो घासें होती है ना, ग्रासेस होते हैं, वो उनको खा जाते हैं। तो इस वजह से काफी एक बड़ा एरिया आपको बैरन की तरह भी नजर आएगा। तो ये हो सकता है, बिल्कुल इसको भी हम रडार में रखते हैं। सीजनल रेनफॉल, ये बिल्कुल सीजनल रेनफॉल, रेनफॉल तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी सही है। सॉइल प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सॉइल प्रॉपर्टी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग रीजन नहीं होता है किसी भी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ओके, 5 ऑप्शन को इसमें से आप इलिमिनेट कीजिए, ये आपको अलग हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने पहला भी कहा था कि आपको इलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट भी इलिमिनेट कीजिएगा तो आपका ये चला जाएगा, और ऑप्शन जो बचेगा 3, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन सही होगा। ये क्या है, क्या ये इजी क्वेश्चन है? मेरे हिसाब से इजी और एवरेज के बीच में है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एवरेज क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन इज मस्ट फॉर अटेम्प्ट। ओके, क्योंकि सवाना, ये आपकी बेसिक बुक जेसी वन में बहुत अच्छे तरीके से हर वेजिटेशन के बारे में और उसके एरिया के बारे में बताया गया है। और अगर वहां से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस निकाल के अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आप इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो एवरेज की इसकी डिफिकल्टी लेवल रखी जा सकती है, बिल्कुल एकदम सिंपल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कभी कभी हम क्वेश्चंस को एक अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, या फिर जिसको हम अपना जनरल नॉलेज कहते हैं, कॉमन सेंस कहते हैं, जिसको हम एजुकेशनल गेस भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना होता है। तो हम देखेंगे कि वैसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से सॉल्व हो पा रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन है यहाँ पे, उसकी भी बारी आएगी। चलिए, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा, कहाँ पर वाटर का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, ओके, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ। फर्स्ट ऑप्शन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये यहाँ पर ग्राउंड वाटर का अमाउंट इतना है, ठीक है, रिवर का इतना है, और आपका लेक का इतना है। अब लेक और रिवर दोनों को मिला दीजिएगा तो ग्राउंड वाटर से ज्यादा नहीं होगा, ये हुआ है। तो इस हिसाब से देखिए, तो क्या रिवर्स एंड लेक्स का वाटर ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, ये गलत हो जाएगा।
इसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स, ये आपके पोलर आइस कैप सेकंड नंबर पे। एंड ग्लेशियर इज मोर देन ग्राउंड वाटर, डेफिनेटली ये ग्राउंड वाटर से ज्यादा है, ग्राउंड वाटर तीसरे नंबर पे आता है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से सेकंड इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन कठिन है या आसान है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगेन आपकी एनसीईआरटी की 11th क्लास फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल इन्वायरमेंट में एक चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज में ये वाला डेटा एकदम ऐसे ही एज इट इज चिपकाया हुआ। ठीक, तो ये क्या है? इजी क्वेश्चन है, ये आपके बेसिक क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है। दिस इज द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें मोरिंगा ड्रम की बात की जा रही है एंड टैमरिंड की बात की जा रही है। उस समय ये करंट अफेयर्स में था, कौन सा था? टैमरिंड ट्री। टैमरिंड ट्री ये आपके करंट अफेयर्स में था, बाकी मोरिंगा वगैरह नहीं था। तो अब करंट अफेयर्स में था तो हम एवरेज रख लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए। अपने पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो जरूर आपका ये क्वेश्चन सही होगा। अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो कोचिंग वाले कवर नहीं करते ये सब। कोचिंग वाले जो अपनी मैगजीन में देते हैं ना, वो मुद्दे होते हैं जो बहुत हाईलाइटेड मुद्दे हो, वो कवर करते हैं, तो छोटे छोटे मुद्दे कवर नहीं करते। ठीक है, तो और यूपीएससी हाईलाइटेड मुद्दे नहीं पूछता कभी, नेवर। यूपीएससी कभी नहीं पूछता हाईलाइटेड मुद्दे, वो छोटे मुद्दे ही पूछता है, जो आपके यूपी कोचिंग का आप प्रीफर करते हैं वहां पे ये नहीं पाया। खैर, टर्मिनेट ट्री क्या होता है? टर्मिनेट ट्री इज एक्चुअली, अब जैसे कि करंट अफेयर्स था तो आपको पता होना चाहिए, तो इसमें कोई गेस वर्क आप ज्यादा चलाएंगे नहीं। अब देखिए टर्मिनेट ट्री होता क्या है? दिस इज द नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, सो इट इज नॉट इंडेमिक टू साउथ एशिया। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए 4 और 5, नहीं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसमें भी है 3 और 4 इसमें भी है, तो इसका मतलब 3 तो सही है और 4 भी सही है। बात आती है अब 1 और 5 की, तो 1 और 5 की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ये है क्या। अब ये देखिए मोरिंगा जो है ना, ये ड्रम स्टिक ट्री जिसको कहा जाता है। ड्रम स्टिक ट्री इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ड्रम बजाने वाली स्टिक्स होती हैं जिससे ड्रम बजाया जाता है, तो वो इससे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखा गया था, आप ऐसे भी समझ सकते थे। अब ये कह रहा है कि लेगुमिनस है और एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ट्री है या नहीं, हो सकता है आपको ना पता हो, ये भी रीजन। ठीक, लेगुमिनस है या नहीं, ये इसमें आप एक गेस कर सकते हैं। ठीक है, लेगुमिनस में क्या होता है? लेगुमिनस इसमें कि आपको फल और फूल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दोनों देखने को मिलते हैं, खास करके पल्सेस जो होती है लेगुमिनस होती है। तो क्या आपको लगता है कि ड्रम स्टिक ट्री जो होगा या मोरिंगा होगा, ये लेगुमिनस हो सकता है जिसमें फ्रूट और फ्लावर्स दोनों लगते हैं? ठीक है, अगर आप गेस कीजिएगा तो हो सकता है कि आप ये कहें कि मे बी पॉसिबल एंड मे बी नॉट बी पॉसिबल, 50-50 चांस है। 50-50 चांस बनता है, बिल्कुल। एवरग्रीन ट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांस बनता है। चलिए थोड़ा सा पांचवा ऑप्शन देख लेते हैं। Seeds of moringa and tamarind can be used in production of biofuels. You know, जो बायो मटेरियल्स होते हैं या किसी वेस्ट से जो आजकल फ्यूल बनाने की जो पॉसिबिलिटी है या जो चर्चा चल रही है, काफी जोरों से चल रही है, और लगभग मैक्सिमम ऐसे जो फूड मटेरियल्स हो सकते हैं या फिर प्लांट्स हो सकते हैं जिनसे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्विंशन आपको आ सकता है कि हाँ डेफिनेटली मोरिंगा से तो बायोफ्यूल बनाया जाता होगा। अब क्योंकि टैमरिंड न्यूज में था तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है देन यू कैन गो कि हाँ यहाँ से इनसे बनाया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बाई दिस कन्वेंशन यू कैन गो विथ फिफ्थ ऑप्शन। तो अगर आप फिफ्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे तो फिर अगर आपके पास सिर्फ एक ही बचता है वो है दूसरा ऑप्शन, बाकी तीसरा चौथा तो बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हर चीज आपको पता नहीं हो ये कोई उसमें जरूरी नहीं है कि आप सबको सब कुछ आता ही होगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको नहीं आते हैं।
लेकिन इस तरीके से आपको चूज करना है। इसके बाद एक बहुत ही, हाँ, इसकी अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हम इसको डिफिकल्ट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाफ डिफिकल्ट, थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट देन एवरेज। ओके, क्योंकि इसमें एक टैमरिन वाला न्यूज में था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा 50-50 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 50-50 में जाकर हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है, तो मे बी इट इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट कॉटन सॉइल की बात कर रहा है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल की बात कर रहा है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ विच रॉक्स। तो ब्लैक सॉइल किससे बने हुए, इंडिया के जो डेक्कन एरिया है किससे बने हुए हैं, डेफिनेटली तो वोल्केनिक रॉक्स है, ठीक है, वोल्केनिक प्रोसेस से बने हुए थे। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि एट नेशनल लेवल which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Act 2016। तो ये कह रहा है कि जो ट्राइबल से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये नहीं कि फॉरेस्ट रिलेटेड है तो फॉरेस्ट आपको इन्वॉल्व मिनिस्ट्री हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लाए गए हैं ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के द्वारा जो ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, पर्माकल्चर ऑफ फार्मिंग है यहाँ पे, एंड दिस इज द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। इनके बीच में डिफरेंट क्या है, ये कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बताना है। तो देखिए, अगर डिफरेंस पूछ रहा है ना ये, तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक वाला हो सकता है और एक में कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। जनरली हम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग को कहते हैं कि अच्छी फार्मिंग की तकनीक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाटर की यूज करते हैं हम और बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो दिस टेक्निक इज नॉट गुड किसी के लिए भी, चाहे वो पूरा इकोसिस्टम, वो चाहे आपका ह्यूमन हेल्थ, दोनों के तरीके से। तो जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं किसी दूसरे से, तो हो सकता है कि इसका मतलब पर्माकल्चर फार्मिंग क्या हो, ये थोड़ा सा बेहतर हो हमारी कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से, तभी तो ये डिफरेंस करने की बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या होता है। अभी हमें पर्माकल्चर फार्मिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम नेचर से पता कर रहे हैं कि ये मे बी दिस इज द बेनिफिशियल देन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कि पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। ये सेकंड पार्ट जो है ये सही है ना, जो हमारी खेती होती है वो मोनोकल्चर की होती है, चाहे आप पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो पूरा धान की खेती होती है, या तो वीट लगाते हैं तो पूरा वीट ही होता है, शुगर केन लगाते हैं तो पूरा शुगर केन ही होता है। तो हम लोग क्या है, जो जनरली ये कन्वेंशनल हम फार्मिंग करते हैं वो मोनोकल्चर ही होता है। सेकंड ऑप्शन तो सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के बारे में हमें नहीं पता, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, तो एक बार इसको हम छोड़ देते हैं, सेकंड पार्ट इज द राइट। सेकंड पढ़ते हैं, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन यूज कैन कॉज इंक्रीज इन सैलिनिटी। ये तो सही है भाई, बहुत ज्यादा हम लोग इरिगेशन करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से सैलिनिटी भी बढ़ती है, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं हम, उसकी वजह से भी सैलिनिटी बढ़ती है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज राइट, एंड बट अकरेंस ऑफ सच फिनोमिनन इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग। हमें सेकंड के पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि पर्माकल्चर के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पता है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट सही है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन्स। क्या सेमी एरिड रीजन्स में कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग करना आसान है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। सेमी एरिड रीजन जैसे कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये जो रीजन्स है, एरिया, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग क्रॉप प्रोडक्शन एरिया, चाहे आप वीट की बात करें या फिर आप राइस की बात करें या फिर और किसी भी क्रॉप की बात करें, लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरिया पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी सेमी एरिड एरिया है। सेमी एरिड एरिया का मतलब क्या है कि वाटर की वहां पर अवेलेबिलिटी कम है,
यही है ना, वहां पर वाटर की एबिलिटी, रेन की एबिलिटी कम है। ठीक है, अब हम करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग में हमको पानी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम धान की खेती करते हैं, पैडी कल्टीवेशन, तो पूरा हम खेत भर देते हैं पानी से, फ्लड इरिगेशन होता है, और उस एरिया में पानी की कमी है और हम करते हैं फ्लड इरिगेशन। उस एरिया की जो मिट्टी होती है वो उतनी ह्यूमस वाली या उपजाऊ वो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसके लिए हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। इज दिस इजी प्रोसेस टू डू एग्रीकल्चर इन दिस एरियाज? नहीं है ना, काफी मेहनत लगता है। जब आप बिल्कुल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाकर वहां पे खेती कर रहे हैं, हिस्टोरिकली ये एरिया विट ये एरिया आपको राइस प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप किसी तरीके से कैनाल का नेटवर्क बना के पानी प्रोवाइड करके दुनिया भर का फर्टिलाइजर लगा के आप कर रहे हैं, सो इट इज नॉट द इजी प्रोसेस। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा पहले ही। ठीक है, तो जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो तीसरा देखिए कहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे, थर्ड यहाँ गलत हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फोर्थ है और यहाँ पर भी फोर है, इसका मतलब ये क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन को पढ़ते हैं। Practice of mulching is very much important in permaculture farming, but not necessarily so in conventional chemical farming. ठीक है, मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग होता है ना कि जो मिट्टी होती है उसकी मॉइस्चर को हम बचाए रखने के लिए उस पर हम कुछ क्या करते हैं, उसके ऊपर हम ढक देते हैं उसको, जैसे कि खास करके स्ट्रॉ वगैरह से, जो कि पुआल वगैरह होती है वीट के या फिर जो चावल के होते हैं पुआल, उसे ढक दिया जाता है ताकि नीचे की मॉइस्चर जो हो बरकरार रहे मिट्टी की। ठीक, तो मिट्टी की मॉइस्चर बरकरार रहेगी तो क्या वैसे सॉइल को ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, वाटर की? नहीं पड़ेगी ना, कम पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि पर्माकल्चर फार्मिंग में आपको इरिगेशन कम पड़ेगा, वाटर की जो अवेलेबिलिटी चाहिए वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगेन हम पहुंचते हैं ऑप्शन सेकंड पे। ऑप्शन सेकंड पे पहुंचते हैं तो ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग कहता है कि सॉइल सैलिनिटी होती है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पानी का यूज करते हैं, लेकिन सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग। यानी कि पर्माकल्चर फार्मिंग की जो सॉइल होती है उसकी सैलिनिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, उस हिसाब से नहीं होती है जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की होती है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर ओवर इरिगेशन नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि मिट्टी की मॉइस्चर बरकरार रहती है मल्चिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो गया ना, दिस ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और इसका पता कैसे चला? आपके चौथे ऑप्शन से पता। तो अब आपको ये देखना है कि दूसरा और चौथा ऑप्शन कहाँ पे है। नाउ दिस इज द सेकंड ऑप्शन जहाँ पे आपको दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं। अब इस हिसाब से आपका पहला भी सही हो गया। तो इसमें आपको पर्माकल्चर की नॉलेज नहीं थी, आपको कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की नॉलेज थी। ये तो फार्मिंग पता है ना, ये तो हमारे यहाँ सालों से सदियों से होते आ रहा है, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि ऐसे फार्मिंग में हम ज्यादा फर्टिलाइजर और हमारे यहाँ वाटर की यूज किया जाता है। यू कैन बी गुड आंसर। बिल्कुल, ये एक तरीके से हम इजी क्वेश्चन इसको कहेंगे, इट इज नॉट एनी क्वेश्चन, इसमें कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत आपको नहीं है। और यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनेंगे। हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको यूपीएससी में नॉलेज की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल, अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। अब मैं कहूं कि आपने कोचिंग के मटेरियल्स पढ़े थे इकोनॉमिक सर्वे के समरी, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। क्या आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये था? एक भी एस्पायरेंट ये नहीं कह सकता है कि उनके इकोनॉमिक सर्वे में ये था, नो वन। अब यहाँ पे आपको खुद जाकर पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे, और ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से आया था। यूपीएससी जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, उनको पता है कि कौन सा कोचिंग कौन सा किस तरीके का मटेरियल बनाता है, और लोग कौन से कोचिंग के मटेरियल और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। समझ गए? तो ये इकोनॉमिक सर्वे का सीधा क्वेश्चन है, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल करीब 80% से ज्यादा जो पाम ऑयल या ट्रीज होते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, और ये सही है। रॉ मटेरियल इसके बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं, ओवर लगभग 70% जो कॉस्मेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें पाम ऑयल का भी यूज होता है, इंक्लूडिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, ये भी सही है।
एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल आल्सो। पाम ऑयल का बायोडीजल का ना, बायोडीजल जो है बहुत सारी चीजों से बनाया जा सकता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर भी आप थर्ड ऑप्शन को हाँ लगा के जाएंगे। ओके, दिस इज द फोर्थ। अब यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ी है तो हो सकता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन के बारे में श्योर ना हो, लेकिन सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है ये आपके लिए श्योर हो जाएंगे, क्योंकि पाम ऑयल एक हेल्दी ऑयल होता है, यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में, तो कॉस्मेटिक चीजों में भी यूज होता है पाम ऑयल। और बायोडीजल तो मैंने बताया कि काफी एक ब्रॉड एरिया है। तो दूसरा तीसरा तो ऑप्शन आप बिना इकोनॉमिक सर्वे के पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तीसरा तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप जाके फंसेंगे कहाँ उस सिचुएशन में, सेकंड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पर 50-50 का केस आपके पास रहेगा। और जब 50-50 का केस हो ना, तो हमेशा जाना चाहिए ऑल के साथ। जहाँ 50-50 का केस आ जाए वहां पर आप जाइए किसके साथ, ऑलवेज विद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम जो है, तो हम यहाँ पर 4 रिवर्स के बारे में बताई गई है, सारे ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, चनाब, झेलम, रावी, सतलुज। 3 of them pour into one of them which joins Indus direct. Among the following, which one such river that joins the Indus direct? अब ये कह रहा है कि इसमें से 3 रिवर जो ऐसी ऐसी है जो इनडायरेक्टली जाके मिलती है इंडस में। इसमें से कौन सा रिवर है जो डायरेक्टली जाके इंडस में? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन और आपको क्या मिलेगा मैप? अगर आप इंडस रिवर और इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी आपकी ज्योग्राफी में पढ़नी है भाई, रिवर में रिवर सिस्टम है उसके हिसाब से, और ये चारों की चारों जो नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इनसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरी और कोई नहीं है इंडस की। मुझे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट नदियां, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और इस हिसाब से आप सतलुज देखेंगे जो डायरेक्ट जाके मिलती है, अदरवाइज झेलम में झेलम चेनाब एक दूसरे के साथ मिलती है, फिर रावी मिलती है, सतलुज जाके डायरेक्ट मिलती है। एजुकेशन की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सारगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ व्हाट? इसमें से एक जो नाम है दिदवाना, दिदवाना ये आपके करंट अफेयर्स में था, ये राजस्थान में पड़ता है और ये एक सेलाइन लेक है। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में, और ये एक सेलाइन लेक में है। ये दिदवाना आपके न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था। अगेन आपके करंट अफेयर्स के मैप में इसको कवर करेंगे। द हिंदू में ये एक मेंशन था। बस बाकी के नाम को जानने की जरूरत ही नहीं है कि कुचमन क्या है, सारगोल क्या है, खाटू क्या, डजंट मैटर अबाउट, जस्ट गो विद द फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट, बस एक ही के साथ। बाकी को तो सब, बाकी सब तो आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अगेन रिवर सिस्टम, और इसमें पूछा गया कि ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, मैप बेस्ड। आपने देखा था ना मैप से करीब 5 साल में 10 क्वेश्चन आए हुए, 10-11 क्वेश्चन, यानी ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल से आए हुए। तो अभी हमने पहले भी मैप का भी रिवर का हमने किया ना इंडस का, फिर एक मैप आ गया और ये भी रिवर का ही है, ये भी देखिए। तो चलिए ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी इसमें निकलती है नदियां? ब्राह्मणी, नगावली, सुवर्णरेखा, वामशाखा। ब्राह्मणी ये थोड़ा सा ईस्ट से निकलती है, सुवर्णरेखा ये निकलती है आपको छोटा नागपुर प्लेटू, तो 1 और 3 गैप हो गया ऐसे ही, एक इसमें है, एक इसमें है, 3 इसमें है, ओनली 2 and 4 दिस इज द नगावली एंड वामशाखा जो कि आपको ईस्टर्न घाट से निकलती है। ओके, इसमें ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा और वामसाधारा ये नाम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है नगावली सेकंड का आपको नाम पता ना, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, वामसाधारा ये तीनों आपकी जो एनसीईआरटी 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम वाला, यानी या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर है, आई थिंक वो सेकंड चैप्टर है, उसमें ये तीनों नाम मेंशन है और बताया गया ये तीनों कहां से होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट
यहाँ पर ये बात कर रहा है कुछ लाइसेंस की और कुछ इंटरनेशनल वाटर की भी बात हो रही है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। एनसीईआरटी 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन। ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन में अनक्लोज की बात की गई है जो कि करीब 1982 या 84 में आया था, और इसके तहत एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को इंडियन ओशियन में जो पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स होती है उनको एक्सप्लोरेशन करने के लिए लाइसेंस दिया। तो इंटरनेशनल वाटर में मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस देने का काम करता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये सेंटेंस जो भी मैंने बोला कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हैज ग्रांटेड लाइसेंस टू इंडिया टू एक्सप्लोर मिनरल्स और पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स इन इंटरनेशनल वाटर इन इंडियन ओशियन। ये सेंटेंस उस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में डायरेक्टली लिखा हो। गुड। सो इट इज नॉट ग्लोबल ओशियन कमीशन, इट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। पहला ऑप्शन गलत, पहला गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओनली टू, और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं, काम आपको होता। सिंपल क्वेश्चन, इजी। देखिए कि कैसे सिर्फ एनसीईआरटी जीएस से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, व्हिच ऑफ द लिस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, यानी कि इसमें ये बताना है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें वाटर ज्यादा लगता है, क्योंकि ये पूछ रहा है लिस्ट अ वाटर एफिशिएंट, तो वाटर ज्यादा लगता है किसमें। चलिए देखते हैं। ये ग्राम है, ये मिलेट्स है, यानी कि ये दोनों पल्सेस है। पल्सेस को तो रिकमेंड ही किया जाता है आप उस एरिया में उगाइए जहां जो एरिया या फिर सेमी एरिड हो या फिर एरिड हो, यानी कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो। तो वैसे सजेस्ट किया जाता है कि जहां पर वाटर कम हो वहां पर उगाइए इसको, तो इसके लिए वाटर तो ज्यादा चाहिए नहीं। सनफ्लावर का भी अगर आपको एरिया पता होगा तो एमपी के आसपास में उगता ही है, और एमपी इज नॉट द वाटर वाटर आपको क्या कहते हैं रिच एरिया। एमपी आपको वाटर रिच एरिया नहीं है, वो भी आपको सेमी एरिड रीजन में ही आता है। तो वहां पे सनफ्लावर की खेती होती है ना, तो क्या उसको लगेगा उतना पानी? नहीं लगेगा। शुगर केन पर आइए। शुगर केन आपका इसका यूपी, इसके अलावा हरियाणा वगैरह में उगता है, इसके अलावा आंध्र तेलंगाना में तमिलनाडु में भी उगता है, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा होती है। और पानी की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो शुगर केन जो होता है ना उसका ग्रोथ ज्यादा होता है, उसमें जो स्वीटनेस होती है, और शुगर केन में जो जूस होता है, शुगर कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी सही है तो, ज्यादा है तो। दैट्स वाई ये वाटर इरिगेशन या फिर जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहां पे लगाया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? अगेन एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक देखिएगा एनसीईआरटी में, तो हर क्रॉप के लिए, खासकर जो मेजर क्रॉप है ना उनके लिए वहां पे लिखा रहता है कि कौन कौन से कंडीशंस में ये उगते हैं। तो शुगर कोन में लिखा होता है कि टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और इनको पानी भी ज्यादा चाहिए। इसी लॉजिक से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। और उसमें लिखा भी रहता है कि जो पल्सेस होती हैं वो सेमी एरिड और एरिड रीजन के लिए कितना की सफिशियंट होती है। आप आराम से शुगर के लगाएंगे। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। अगेन इट इज बेस्ड ऑन योर लर्निंग फ्रॉम योर एनसीईआरटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज इन द ट्रॉपिकल जोन, द ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं। चलिए, ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये आपका ओशियन है, ये आपको इधर कॉन्टिनेंट, इधर भी कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशियन। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन। इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ट्रेड विंड इस तरीके से ये चलती है, ये ईस्ट हो गया ओशियन का, ये वेस्ट हो गया। यहाँ से ट्रेड विंड अपर लेयर को वाटर का इधर ले जाएगी, तो यहाँ पर वार्म वाटर का एक्युमुलेशन होगा वेस्टर्न पार्ट में, तो डेफिनेटली वार्मर होगा। कहाँ पर? वेस्टर्न पार्ट में, आपको ईस्टर्न के कंपैरिजन में। वही टेम्परेट जोन में वेस्टर्लिस बहती है, तो वेस्टर्लिस की वजह से ईस्टर्न पार्ट में भी वार्मर वाटर देखने को मिलता है। ये दोनों आपका थर्ड, बोथ 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है? दिस इज द इजी क्वेश्चन। मैंने एनसीईआरटी पे पढ़ाया हुआ है आपको 11 12 का, तो 11 की मैंने जब एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पर कराई है
मैं यहाँ पर किसी पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब फेक की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पर आपको ऑफशोर और ऑनशोर विंड्स के मैंने पढ़ाई है, और मैंने बताया है कि कहाँ पर अपवेलिंग होता है और डाउन वेलिंग होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। अभी कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। जैसा हवा हुआ था ना कि 2021 में बहुत अजीब क्वेश्चन आया हुआ था, इतना अजीब क्वेश्चन कुछ नहीं था, सब ठीक था। वो हर साल वो हल्ला होता है कि ऐसा क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आप 100 नंबर ना ला पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। चलिए भाई, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है आपको पता है, बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हैं। ऐसा एग्रीकल्चर जो इकोलॉजिकल फ्रेंडली हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के यूज करके हम ज्यादा, दिस इज स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। इट इज प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। हो सकता है आपको ना पता हो कि किसके द्वारा किया जा सकता है, आप ऑप्शन एक नहीं लगा पाएंगे। ऑप्शन सेकेंड पे पहुंचते हैं। प्रोजेक्ट is carried out under the consultative group on international agriculture research। ये भी एक फैक्ट है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, मे बी पॉसिबल। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड क्रॉप्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIARS रिसर्च सेंटर। हो सकता है कि ये भी आपको पता ना हो, ओके, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है। तो अगर अब यहाँ पर तीनों फैक्ट है, और ये ऐसा फैक्ट है कि आप अगर जानते हैं तो ही लगा सकते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं लगा सकते। ऐसे ऑप्शन को चुपचाप छोड़ देना चाहिए, और फिर ये आपके हिसाब से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। हो सकता है किसी ने कभी पढ़ा हो कहीं, वो लगा सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई एजुकेशनल केस भी काम नहीं करेगा। इट इज ऑल अबाउट फैक्ट, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने ऐड किया है। हो सकता है उन ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने नाम आपने नहीं सुना हो, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। अभी तक मैं जितने भी हमने क्वेश्चन देखा, इसमें ये एक क्वेश्चन जो था जिसको छोड़ना बनता है, आराम से आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, दिस इज द फोर्थ वन, 1 2 एंड 3, ये तीनों इसका सही आंसर हो। रटना नहीं है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है हर सेक्शन में, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डालती है जिसके बारे में आपको कोई लॉजिक ही नहीं होगा, कोई आता पता आपको नहीं चलेगा, तो पैनिक लेना ही नहीं है। चलिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। कह रहा है कि लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, ठीक है। दूसरे बायोम के कंपैरिजन में ये एक ऐसा बायोम है जहां पर कोई भी प्लांट या वेजिटेशन का डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होता है। चलिए, आपने जो पढ़ा है ज्योग्राफी के बारे में, अब वहां से अगर आप सोचिए तो आप देखिएगा कि वैसे रीजन्स जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा और रेनफॉल भी ज्यादा, ऐसे रीजन में जो डिकम्पोजिशन का काम होता है ना, वो ज्यादा तेजी से होता है। और जहां पे टेम्परेचर कम हो, यानी कि कोल्ड हो, वहां पर नहीं हो पाता उस तरीके से डिकम्पोजिशन, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल थिंग। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा बायोम है जहां पे टेम्परेचर रेनफॉल ज्यादा होता हो। आगे बढ़ते हैं। सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। सॉइल सरफेस जो होता है वो ऑलमोस्ट बेयर होता है, उस पर ज्यादा आपको कुछ पाया नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स। ट्रीज के अलावे प्लांट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, दैट रीच अप टू द कैनोपी vicariously by climbing the tree or growing as epiphytes। यानी कि अगर ये एक ट्री है, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इस ट्री के सहारे ग्रो करते हैं, होता है जैसे आप लगाते हैं बहुत सारे से पौधे हैं, जैसे कि मनी प्लांट आपके घर में होगा, उसको सहारा देना पड़ता है ना किसी चीज का। उसी तरीके से बहुत सारे क्रॉप्स हैं, जैसे कि करेले का हो गया, ओके, लौकी हो गया, ये सबको सहारा देना पड़ता है चलने के लिए। तो उसी तरीके ये ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी ट्रीज के सहारे वो आगे बढ़ते हैं, और कभी कभी तो अपर ब्रांच तक पहुंच जाते हैं ट्रीज के। एंड दिस इज द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉनिफेरस कोल्ड एरिया, ठीक है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ड्राई है, रेनफॉल कम हो रही है। अब रेनफॉल कम होगा ना, तो फिर
जब रेनफॉल कम है तो यहाँ पर देखिए कि जो ट्रीज और प्लांट्स की बात हो रही है कि इतने सारे ट्रीज हैं और इतने सारे प्लांट्स हैं, नहीं होंगे। जब कम रेनफॉल है तो वहां पे ऐसा नहीं होगा रेनफॉल। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज ओनली, एंड दिस इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होता है? कोस्टल रीजन में। क्यों होता है? क्योंकि वहां की सॉइल जो होती है वो सलाइन होती है। और पूरे बायोम में मैंग्रोव फॉरेस्ट ही इकलौता ऐसा फॉरेस्ट है जो कि बेस्ड करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी। बाकी और कोई भी फॉरेस्ट सॉइल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं होता, वो क्लाइमेट पे बेस्ड होता है। समझ गए? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा नहीं, दिस इज ओनली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, रेनफॉल भी ज्यादा होगा, पेड़ भी पाए जाते हैं ऐसे। प्लांट्स जो होते हैं इस तरीके इपिफाइट्स वाले पाए जाएंगे, या फिर ट्रीज के सहारे जो ग्रो करते हैं और कैनोपी तक जाते हैं। ओके। और टेम्परेचर रेनफॉल ज्यादा है तो काफी ह्यूमिडिटी रहती है ना वैसे एरिया में, तो वैसे एरिया में ह्यूमिडिटी होने की वजह से और टेम्परेचर भी ज्यादा होने की वजह से डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होता है। तो मैंने यूट्यूब पर अगेन जब सॉइल मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने वहां पर एक लीचिंग प्रोसेस बताया होगा, लीचिंग प्रोसेस। तो वैसे एरिया जो होते हैं ना जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज्यादा हो, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा होता है। अब चूंकि प्लांट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो उनका डिकम्पोजिशन होगा, ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अपर सॉइल में ह्यूमस ज्यादा नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर बहुत ज्यादा होता है और वाटर के थ्रू ऊपर का जो ह्यूमस होता है वो नीचे के लेयर में चला जाता है। दैट्स वाई यहाँ की जो अपर सॉइल होती है वहां पर ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है। तो लीचिंग मैंने जब बताया था आपको, तो वहां से अगर इसको आप कनेक्ट करेंगे तो आसानी से आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। ये पूरे 2021 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे केवल 2 ही क्वेश्चन था जिसको हमने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा था, और इसमें हमने ऐड किया है 16 क्वेश्चन को। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं और ज्योग्राफी से भी बिलोंग करते हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। इस 16 क्वेश्चन में मात्र 2 ऐसे क्वेश्चन को हमने मार्क किया जो कि डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हैं ना, तो 14 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया, दिस इज द एक्सीलेंट वर्क। यूपीएससी प्रीलिम्स में आप पूरे क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं जाते, दिस इज द एक्सीलेंट। समझ गए? चलिए 2020 का क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एडवांटेज ऑफ फर्टिजेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर से बना हुआ है फर्टिजेशन। तो फर्टिलाइजर पता है, तो फर्टिलाइजर्स के किस तरीके से हमें यूज करना है, दिस मेथड इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जनरली फर्टिलाइजर हम यूज कैसे करते हैं? फर्टिलाइजर जैसे कि कोई फर्टिलाइजर हम खेतों में से छिड़क देते हैं, बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि उस फर्टिलाइजर को पानी के साथ घोला जाता है, ठीक है। और देन जो आपको माइक्रो इरिगेशन होता है जिसमें ड्रिप है या स्प्रिंकलर है, उसका यूज करके हम पानी का छिड़काव करते हैं। अब चूंकि वो फर्टिलाइजर पानी में घुला हुआ है तो वो पानी के साथ ही उसका भी छिड़काव हो जाता है। तो ऐसे मेथड में उन्हीं फर्टिलाइजर को हम यूज कर सकते हैं जो फर्टिलाइजर वाटर में सोलुबल। अब जो वाटर में घुल ही नहीं सकते हैं वैसे फर्टिलाइजर को तो हम यूज नहीं कर सकते इसमें। तो कॉमन कॉमन सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। अब क्योंकि क्या है ना कि माइक्रो इरिगेशन के साथ इनका यूज किया जाता है, तो इस वजह से इफिशियंट यूज हो पाता है इनका, वाटर भी कम लगता है, और फिर लीचिंग प्रोसेस भी कम होता है, और सॉइल की जो एरिडिटी होती है वो भी कम होती है, जो कि सॉइल की सैलिनिटी होती है वो भी कम होती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, डेफिनेटली राइट। इफिशियंट application of rock phosphate and all other phosphate fertilizers is possible. This is the wrong one. Why? क्योंकि ये जो रॉक फॉस्फेट्स होते हैं ना, और कोई भी फॉस्फेट जनरली वो जो होते हैं वो वाटर के साथ सोलुबल नहीं होते, ठीक है। तो वाटर के साथ वो अगर सोलुबल नहीं होंगे तो फिर आप वाटर के साथ उनको घोलेंगे कैसे? देन कैसे आप स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से करेंगे? मुश्किल होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन को अगर आप रॉन्ग कर देते हैं, ओनली सी ऑप्शन इज राइट। कुछ नहीं करना था आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फर्टिगेशन एंड व्हाट इज रॉक फॉस्फेट, ठीक है। तो हम इसे एवरेज की कैटेगरी में रखते हैं कि हो सकता है आपको फर्टिगेशन के बारे में पता हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि सारे तरीके का आपको
फर्टिलाइजर के बारे में भी पता होगा, तो हो सकता है कि रॉक फॉस्फेट के बारे में आपको पता ना हो। ठीक है, लेकिन फर्टिगेशन के बारे में पता है तो पहला आप लगा सकते हैं, तीसरा सही लगा सकते हैं, चौथा सही लगा सकते हैं। तो 1, 3 और 4 तो आपने सही लगा दिया। क्या एक 1, 2, 3, 4 चारों वाला ऑप्शन है? नहीं है ना। इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ 3 ही है। चारों ऑप्शंस को देखिए, सिर्फ 3 ही है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों ऑप्शन कंटेन किया गया है। तो अगर आप रॉक फॉस्फेट के बारे में नहीं भी जानते हैं ना, फिर भी आप ऑप्शन सी लगा लेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 1, 3, 4 सही हो गया। अब 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन है ही नहीं, वो भी तो ऑप्शन सी, दो के जानने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस हिसाब से भी आप कठिन है क्या? नहीं है ना। एवरेज में नहीं रखना चाहिए, इजी में रखना चाहिए, रखना चाहिए ना। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इजी 100% एवरेज, बट अटेम्प्ट किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स। ये जितने मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं आपकी एनसीईआरटी 11 क्लास की जो मिनरल वाला टॉपिक है, वहां पर ये चारों मिनरल्स के बारे में वहां पे लिखा गया है, और बताना है कि मेजर मिनरल्स कौन सा है। तो फर्स्ट को छोड़ के, बेंटोनाइट को छोड़ के बाकी तीनों जो है ये मेजर एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इसमें कोई गेस नहीं लगेगा, अगर आप जानते हैं तो आप लगाएंगे, नहीं जानते हो तो आप स्किप करेंगे, सिंपली विल स्किप, विल नॉट अटेम्प्ट, कोई गेस नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। चलिए, ओशियन मीन टेम्परेचर, सरफेस का, ओशन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन पहला देखते हैं। ओ एम टी इज मेजर अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, which is 129 meters in southwestern Indian Ocean during जनवरी एंड मार्च। अब थोड़ा सा मैप पर ध्यान ले जाइए, वर्ल्ड मैप पे। अब वहां पर देखिए कि साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन का लोकेशन कहाँ पे, आपको कहीं नजर आएगा कि हो सकता है अफ्रीका के आसपास में आएगा ना, अफ्रीका का जो कोस्टल एरियाज हो गया जो इंडियन ओशियन की तरफ लगता है, उसके आसपास में डेफिनेटली। जनवरी मार्च का महीना है, क्या वहां पे ठंडी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, वहां पे अफ्रीका के आसपास में है, बिल्कुल अफ्रीका के जो साउथर्न पोर्शन है उसके आसपास में है। तो जनवरी मार्च में वहाँ पे ठंडी जनरली नहीं पड़ती है, वहाँ पे क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जनरली पड़ता है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में, या फिर इक्वेटर के बहुत पास, तो वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है मार्च जून में, सॉरी जनवरी मार्च में। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, सरफेस का टेम्परेचर वो ज्यादा होगा, होगा ना। अब ये बात है कि 129 मीटर होगा, कितनी गहराई तक होगा, या फिर ये आइसोथर्म कितना होगा, ये मैटर करता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। OMT collected during January and March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। तो यहाँ पर ये कहना है कि क्या ओशनिक मीन टेम्परेचर की अगर हमें जानकारी हो जाए तो क्या हम अपने यहाँ आने वाले मानसून के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मानसून अच्छा आएगा या फिर खराब आएगा। अगर ओशनिक मीन टेम्परेचर वहां पे, जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर वो ज्यादा होगा, तो ओशन का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, दैट विल क्रिएट द इवापोरेशन प्रोसेस, क्लाउड्स बनेंगे एंड दैट विल क्रिएट रेनफॉल। तो अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर हमारे यहाँ मानसून आने के रीजन ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने मानसून पढ़ा है, और मानसून का मैकेनिज्म अगेन मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है, जहां मेडागास्कर पर वो हवाएं उतरती हैं और वही मेडागास्कर से आगे निकलने के बाद, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती हैं। ऐसे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती हैं मेडागास्कर से। मेडागास्कर लगभग ठीक है नहीं, अफ्रीका का, तो इसी के आसपास से तो बात ही हो रही है। तो अगर इधर का टेम्परेचर ज्यादा है तो दैट मीन्स ये हवाएं उस जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं उनको हमारे यहाँ लेके आएंगी और मानसून अच्छा है। तो यू कैन से कि उनकी स्टडी करके हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ टेम्परेचर अच्छा है या बुरा है। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट। ठीक, ऑप्शन सेकेंड अगर राइट है तो ओनली वन तो होगा नहीं, और नाइदर 1 और 2 होगा नहीं। अब आपके पास बचता है सिर्फ बी और सी। एक के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो अगेन यहाँ पर 50-50 चांसेस आपके लिए बनते हैं, हो सकता है। अब अगर वही बात है कि आप यहाँ पे क्या स्टैंड लेते हैं वहां पे, दैट विल द मैटर,
क्योंकि यहाँ पर है डेटा, तो डेटा में आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो है फैक्ट, तो वहां पे गलती होने की चांसेस हो जाती है। तो अब एग्जाम हॉल में आपका टिक क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि पहले ऑप्शन का यहाँ पे कोई वो नहीं है। अब इतने मीटर की गहराई तक करना कह रहा है, आपको नहीं बताया ना, कहाँ मिल गया कि 129 मीटर तक हो गई। लेकिन एक तरीका है गेस करने का, वो तरीका ये है कि 129 मीटर की गहराई जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब सरफेस से 129 मीटर तक की गहराई पर आपको 26 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्मल, ये एक मुश्किल काम, ठीक है, ये क्या है, एक मुश्किल काम है, क्योंकि 120 मीटर की गहराई बहुत है और सनलाइट को यहां तक जाने में उसकी बहुत सारी एनर्जी पहले ही खत्म हो जाएगी। तो इस गहराई तक आपको इतना टेम्परेचर का मिलना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर ये आप लॉजिक लगाते हैं ना, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन ए को रॉन्ग कर लेंगे, गलत कर लेंगे। तो जब आप ऑप्शन ए को गलत कर लेंगे, देन यू विल गो विद ऑप्शन बी, और ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर लिखा भी क्या है कि 26 डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथर्म है, ये आपको 50 से 100 मीटर के बीच में पड़ता है। यहाँ पर 129 लिखा है, ये बहुत है, ठीक है, ऐसे जा सकते हैं आप। तो 50 और 100 के बीच में है, और वो भी जनवरी से मार्च के बीच में, ये मात्र करीब 49 मीटर के बीच में ही रहता है, तो उतनी गहराई पे नहीं मिल सकता। एंड दिस इज द राइट अप्रोच कैन गो विद। तो अगेन ये सोचने की बात है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बट विल कंसिडर एट एवरेज। अब ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप किस तरीके से अपना अप्रोच रखते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है, एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फर्टिलाइजर पे सरकार सब्सिडी देती है ना, तो मार्केट ड्रिवन नहीं है, सरकार उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत, तो ये गलत और ये गलत, तो दोनों में है, यानी कि दो सही होगा। सेकंड को सही मानी। नाउ नेक्स्ट वन इज sulfur, which is a raw material for phosphoric and acid fertilizer, is a byproduct of oil refineries. अगर आपको थर्ड ऑप्शन नहीं पता कि थर्ड सही है नहीं है, देन योर चांस विल बी 50-50। पहला तो आपको पता होगा, प्रिपरेशन कर रही हो पीएचसी को, आपको पता होगा फर्टिलाइजर कितनी बार पढ़ा होगा आपने, यूरिया पढ़ा होगा, सरकार सब्सिडी देती है, बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। तो ऑप्शन पहला तो आप आराम से गलत कर सकते हैं ना। तो उसके हिसाब से अगर थर्ड ऑप्शन आपको नहीं आता है, देन यू विल गो फॉर 50-50। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लेते हैं अपना। बट यहाँ पर सल्फर जो होता है, ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल होता है, जो कि फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है, और इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी पे बेसिकली। तो फॉस्फेरिक है जिसमें फॉस्फोरस का यूज होता है, दिस इज द एसिड फर्टिलाइजर। यहाँ पर जो सही की बात करें, 2 और 3 ये दोनों सही है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही होगा। बट वही है कि अगर तीसरा नहीं पता है तो देनी बिल्कुल को 50। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी आपके लिए हो सकता है, विल डिस्कट है, एवरेज रखेंगे, एवरेज टू डिफिकल्ट हम इसे रख सकते हैं। तो अगर आपके लिए यहाँ पे हो जाता है 50-50 का चांस, तो वहाँ पे आप छोड़ भी जा दे सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जा भी सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अब वहाँ पे टेक लेते हैं। देखिए हर चीज ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये लेना चाहिए वो या फिर वो करना चाहिए, ये एक अलग बातें होती हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, वहां पर जो आपके ऊपर जो प्रेशर काम करता है ना, बाहर का कोई भी सजेशन आपके लिए काम नहीं आता। वहां पर आपका ही टेक जो मोस्ट मैटर करने वाला है, बस वही करेगा। ओके, तो बात अगर वहां पे ये छोड़ भी देते हैं आप, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट भी कर लेते हैं 50-50 सोच के, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कम से कम 50% चांस तो है आपको सही होने की। तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं कि आपको इस दुविधा में पड़े। तो करीब 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं 50-50 वाले, अगर उसमें से 2 भी सही हो जाते हैं ना, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ गए 50-50 टाइप का, 2 आपने सही कर दी, 4 नंबर आ गए, 6 आपने गलत कर दिया।
तो 1/3 होता है, तो 3 और 2 ऐसे गए आपके पास, फिर भी 2 नंबर पॉजिटिव में तो रहेगा ना, आप फिर भी बेनिफिट में रहेंगे, तो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट सियाचिन ग्लेशियर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है एंड दिस इज इन द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। दिस इज द राइट क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट जेट स्ट्रीम अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप करने, हाँ आई बिल्कुल, जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स होते हैं जनरली उसी में आई देखने को मिलती है, तो दूसरा तो सही है। एंड टेम्परेचर जो होता है इनसाइड आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री रिलेशन नहीं, जो आई होता है ना, आई में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर वाला क्रिएट हो जाता है एरिया। थर्ड ऑप्शन इज द रॉन्ग वन एंड फर्स्ट वन इज आल्सो रॉन्ग, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। ओके, ये जीरो टिलेज का मामला तब आया था जब आप इधर देखते हैं पंजाब हरियाणा में, जब पराली या जो स्ट्रॉ बर्निंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में काफी पॉल्यूशन देखने को मिलता है विंटर सीजन में। तो इसके लिए कुछ उपाय सजेस्ट किए गए थे जिसमें जीरो टिलेज भी था, तो ये भी करंट अफेयर्स में रहा है। सो इजी क्वेश्चन देखते हैं। सोइंग व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। सही है, इसके द्वारा ये, इसमें क्या होता है ना, जनरली इसकी सैंपलिंग तैयार कर ली जाती है, जो आपकी नर्सरी होती है उसमें इसकी सैंपलिंग तैयार की ली जाती है, और जो भी पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं देन उनको ले जाके खेतों में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैंपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग भी हो सकती है इसकी, बिल्कुल डायरेक्ट प्लांटिंग भी होती है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज पॉसिबल, बिल्कुल ये होगा, दिस इज द। बाकी सब तो इसमें जनरल टॉपिक्स है, जनरल आपको ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, तो ये तीनों जो होगा ये सही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे ग्राम के बारे में, पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कह रहा है कि ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ एंड खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। बिल्कुल उगाया जा सकता है भाई, जैसे नॉर्थ इंडिया में इसको उगाया जाता है ठंडी दिनों में, तो आप खरीफ और राबी दोनों में उगा सकते हैं। साउथ इंडिया में इसको दोनों समय पे उगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, ये बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता, दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपको ये नहीं पता कि क्या ग्रीन ग्राम पूरे पल्स प्रोडक्शन का 50% है, यू डोंट नो। In last 3 decades, while the production of kharif pulses are increased, the production of rabi pulses are decreased. ऐसा नहीं, बहुत सारे जो पल्सेस है ना वो विंटर में उगाई जाती है, बहुत सारे पल्सेस है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा ना, ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका आप गलत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं है। खरीफ में बल रहा है तो भाई राबी क्रॉप कैसा नहीं घट रहा है। आप जनरली ऐसे भी न्यूज पढ़ेंगे ना, या फिर पेपर पढ़ते होंगे, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि ये घट रहा है, और ये पूरे के पूरे राबी पल्सेस की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे कैटेगरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। इससे अगर आप जाएंगे तो आपके पास बचेगा 1 और 2। एक के बारे में आपको पता है, यानी कि सेकंड क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे बता दूं ग्रीन ग्राम जो है इसका मात्र करीब 8% के आसपास है पूरे पल्स प्रोडक्शन में इसका शेयर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, सब ट्रॉपिकल है। ओके, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू हेल्थ, इसके हेल्थ के लिए, उस क्रॉप के लिए कम से कम एक 210 दिनों का फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल भी होना चाहिए। काम करता हूँ कॉटन, दिस इज द एनसीईआरटी बेस्ड एंड दिस इज एन इजी वन। आपको तो आगे बढ़िए, चलिए। विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन की बात करते हैं, सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज वेन बड चिप सेटलिंग्स are raised in nursery and transplanted in main field.
क्या है ये? पता नहीं, हो सकता है कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी। आगे बढ़ते हैं। When direct planting of seeds यानी कि seedlings is done, the germination percentage is better with the single budded seeds as compared to seeds with many buds. पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। If bad weather conditions prevail, then seedlings are directly planted, and single bedded seedlings have better survival as compared to large. पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। Sugarcane can be cultivated using seedlings prepared from tissue culture. एक चीज इसमें गौर कीजिए आप, इन चारों ऑप्शंस में वन थिंग इज वेरी कॉमन, और वो क्या है? सेटलिंग। ठीक है, हर ऑप्शन में सेटलिंग्स का यूज किया गया है, और इन चारों ऑप्शंस में सेटलिंग्स का जो यूज किया गया है, इससे आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कि सेटलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्रॉप को कहीं नर्सरी में कहीं या कहीं दूसरी जगह आप उगा लें और देन ले जाके अपने खेतों में उसे सीधा उसको सो कर दें, उसको रोप दें। ठीक है, यानी कि ये कुछ उस तरीके से है जैसे कि जीरो डिले से, या फिर आप नर्सरी में भी कर सकते हैं, नर्सरी में उगाया फिर ले जाके खेतों में उसे काट दिया। इन चारों ऑप्शन से ये एक चीज आपको कॉमन आएगी, और जब इस तरीके की एग्रीकल्चर है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फ्रॉम टिश्यू कल्चर से हो सकता है, एंड दैट ऑप्शन 4 विल बी द राइट ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से अभी आप कुछ नहीं जानते हैं सेटलिंग्स के बारे में, या फिर ये बर्ड चिप सेटलिंग क्या होता है, या फिर ये सिंगल बर्डेड सेटलिंग्स क्या होते हैं, मल्टी बर्डेड सेटलिंग्स क्या होती हैं, यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग। खराब वेदर में होगा या नहीं होगा, क्या होगा, यू डोंट नो। बट इन चारों ऑप्शन से एक चीज पता चलने लग गया कि एक सेटलिंग होती क्या है, और उसके हिसाब से ऑप्शन 4 द राइट ऑप्शन, और ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। देन विल चूज कि ये ऑप्शन 4 किसमें है। ये है सी में और ये है डी में। अब सी में देखेंगे कि 4 तो भाई इन दोनों में है, एक इसमें है और 2 और 3 इसमें नहीं। ठीक है, अगेन ऑप्शन 1 पर चलिए। ऑप्शन 1 कहता है कि अ सब्सटेंशियल शेविंग इन सीड मटेरियल इज वेन बर्ड चिप सेटलिंग। तो भाई सेटलिंग ये वो कोई भी तरीके की चिप वाली सेटलिंग हो, कोई मतलब नहीं है, सेटलिंग ही है। आर राइज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मिन। ये कह रहा है कि अगर आप पहले नर्सरी में उसको ग्रो करके देन उसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं ट्रीज में, तो इससे क्या होता है ना कि जो सीड मटेरियल होते हैं आप उसको बचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि खेतों में वो खराब हो जाए, काफी बारिश हो जाए या कोई भी चीजों की वजह से वो खराब हो जाए। लेकिन नर्सरी में चीजें जल्दी खराब नहीं होती है क्रॉप्स, क्योंकि आप उसकी देखरेख हमेशा एक डिपेंड एरिया में रहता है, तो आप करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो भाई ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन ना, सेव तो होगा सीट। एंड देन ऑप्शन इज 1 इज राइट, देन विल ऑप्शन सी इज द राइट। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सिबलिंग्स, बट इन चारों ऑप्शंस के पता करने के बाद, पढ़ने के बाद, यू विल नो कि व्हाट इज सेटलिंग्स। और जब सेटलिंग ऐसा है तो डेफिनेटली इट इज द बेनिफिट ऑफ सेटलिंग कि आप सेव कर सकते हैं कुछ, और उससे आपको 1 और 4 दोनों मिला, एंड विल गो विद ऑप्शन सी। एंड ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन सोचना पड़ेगा, लेकिन ये इजी ही है। ओके, बट रख देते हैं एवरेज में, क्योंकि आपको थोड़ा सा सोचना यहाँ पर पड़ेगा, इस तरीके से आप सोचेंगे। ओके, चलिए चलिए। और एक जो तरीका होता है ना कि हम लोग लगाते हैं कि किसमें ऑल है, किसमें नन है, किसमें एनी है, किसमें फ्यू है, किसमें मोर है, वो क्वेश्चंस जनरली यूज होते हैं करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में जनरली उनका मतलब नहीं होता। आपको कहीं देखा ऑल, फ्यू, मेनी, मोर, बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता ऐसे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट कंसीडर द प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन है, टेंसियोमीटर यूज है, वर्टिकल फार्मिंग है, सब सही है। ठीक, सब इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अब हो सकता है इसमें आप टेंसियोमीटर के बारे में ना जानते हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जानते हैं, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी जानते हैं। कहा जाता नहीं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लेग्यूम प्लांट्स लगाइए। वर्टिकल फार्मिंग होती है, जैसे कि रैक्स बनाए दिए जाते हैं, उन हर रैक्स पे
क्रॉप्स लगाए जाते हैं तो इससे कम स्पेस में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये सभी इको फ्रेंडली ही है। अब 1 2 4 तो आपको पता है, तो क्या 1 2 4 किसी ऑप्शन में है? दिस इज द ओनली ऑप्शन डी, तो इसका मतलब भी सही है। चलिए, यहाँ पर अगेन अगेन आपको वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन है कि ये रिवर और किस वो रिवर कौन सी सी में जाके मिलती है, ये आपको बताना। मेकोंग सी अंडमान नहीं, मेकोंग सी तो मिलती है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी। थेम्स मिलती है नॉर्थ सी में, थेम्स मिलती है नॉर्थ सी में। तो 1 और 2 इज द रॉन्ग वन, 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें है। वोल्गा कैस्पियन में मिलती है, जाम्बेजी इंडियन ओशियन में भी मिलती है। जाम्बेजी वोल्गा जो कि यूरोप में बहती है और जाम्बेजी जो कि अफ्रीका में बहती है, तो इंडियन ओशियन में मिलते हैं। तो 3 और 4 जो होगा वो सही है। दिस इज इजी क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड मैप। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। बायोचार क्या होता है? दिस इज द बायोचारकोल। व्हाट इज दिस? बायोचारकोल। ये वैसा चारकोल जो कि बायोलॉजिकल चीजों से बनता है, प्लांट से बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायोचारकोल। तो बायोचारकोल इज यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल, बायोचारकोल जो है ना, इसको एज अ फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन यूज फॉर फर्टिलाइजर, बायोचारकोल। और ये केमिकल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप वर्टिकल फार्मिंग, किसी भी तरीके की फार्मिंग उसमें यूज कर सकते हैं। इसका यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज वाटर को रिटेन करने के लिए भी किया जाता है। बायोचारकोल बिछा दीजिएगा ना, तो वो एक तरीके से उसके ऊपर जब पानी डालिएगा तो वो नीचे नहीं जाने देता उसको, तो वाटर को रिटेन करने का भी काम करता है। अच्छा, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। 2 साल के हमने क्वेश्चन किए, 2021 के और 2020 के। 2020 वाले में तो हमने शायद ही कोई देखा था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। हाँ, 2020 में कोई भी क्वेश्चन हमने डिफिकल्ट के तौर पे उसको असाइन नहीं किया था। 2021 में हमने 2 क्वेश्चंस को डिफिकल्ट के तौर पे असाइन किया था। तो इनकी अगर आप कॉस्ट बेनिफिट भी देखें तो इस हिसाब से तो ज्योग्राफी के जो सेक्शन थे ये ठीक ठाक थे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं था। वैसे अभी हम आगे और भी 3 साल के करेंगे, 2017 से 19 तक का बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा जो बचा हुआ है वो, उसके बाद तो फिर हम इन्वायरमेंट को देखेंगे कि इन्वायरमेंट के कई हिसाब किताब है और कहाँ से क्वेश्चन वो आ रहे हैं। अभी से आइडिया लगेगा ना, मैंने आपको कभी भी अभी यहाँ पर कोई मैंने आपको पेड़ वाली बात नहीं की, या फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा रिसोर्स जो आप नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी की बात की, मैंने जीशू लियन की बात की, मैंने पेपर की बात की, मैंने इकोनॉमिक सर्वे की बात की, और उसी से सारा काम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।